तो आज के लेक्चर में एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट को डिस्कस करते हैं हम एनएलएम में, है ना। लास्ट अच्छा हमने कुछ पहले टाइम ऐसी चीज देखी थी कि अगर एक पुली ले लेते हैं, ये मासलेस अपनी पुली, इस पुली पर अगर यहाँ इस साइड से फोर्स ऐसे लग रहा है टेंशन का T, और इधर से भी फोर्स लग रहा है T, और अपनी पुली कैसी है, ये मासलेस पुली है। तो इसका मास तो जीरो है, अब मास जीरो, तो इस पर ऊपर फोर्स कितना लगेगा, इस फोर्स को हमने कुछ नाम दे दिया, मान लो एफ डैश। और अगर मुझे इस एफ डैश का वैल्यू चाहिए तो आप सोचो कैसे निकाल देते, आप बोलते हैं न्यूटन की इक्वेशन लगा लो। तो आप लोग ऊपर कितना फोर्स है एफ डैश, नीचे कितना फोर्स है पुली पर, ये इक्वेशन किस पे लगा रहे हो पुली पर, तो एफ डैश माइनस 2t इज इक्वल टू मास ऑफ पुली इंटू एक्सेलरेशन। बट मास ऑफ पुली तो क्या है जीरो, तो एफ डैश इज इक्वल टू क्या आ गया था 2t। तो इस एफ डैश का वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ पर 2t। ये चीज हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। अब यहाँ क्यों बताया, कई सारे क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जहां पर इस कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ती है अपने को, ठीक है। तो इस चीज को आगे कंटिन्यू करते, जैसे मैं आपको एक सिंपल सी बात समझ में आनी चाहिए कि अगर ऐसे की सिचुएशन आ जाए, ये एक पुली है, ऐसे है, ये इधर, ये ऐसे, ये इधर, अब मैं आपसे पूछूं बताओ यहाँ कितना टेंशन, तो आपको क्या करना है, ये स्ट्रिंग है, यहाँ कितना टेंशन T, इसमें T तो इसमें भी T, इसमें T तो इसमें भी T, और यहाँ T तो यहाँ भी T। अब इस सिचुएशन को इससे कंपेयर करो, यहाँ ऊपर की तरफ पुली पे कितना फोर्स लग रहा है 2T, तो यहाँ कितना फोर्स होगा, यहाँ ऐसे जो टेंशन क्रिएट होगा दैट इज 2T। क्लियर। इसी तरह से यहाँ भी कितना T और T, तो यहाँ पे भी कितना क्रिएट होगा 2T। फिर फर्दर इसे हम काट देंगे वो बात अलग है, लेकिन पुली का सिनेरियो तो कुछ ऐसा ही होगा, ठीक है। अब चलो क्वेश्चन देखते हैं इस पर कैसा क्वेश्चन आता है, तो स्क्रीन स्टॉप करके इसे नोट करो। ये कॉन्सेप्ट था, जैसे ऐसा क्वेश्चन आ जाए आपके सामने, 300 न्यूटन का एक फोर्स लग रहा है पुली के ऊपर, और एक एंड पुली का यहां ऐसे फिक्स कर दिया गया, ठीक, और दूसरे एंड को एक फर्दर पुली से कनेक्ट किया गया, और यहां पर दो ब्लॉक रख दिए, एक ब्लॉक रख दिया स्मॉल एम मास का और एक ब्लॉक रख दिया कैपिटल एम मास का, ठीक। और ये स्मॉल एम का वैल्यू कैपिटल एम का वैल्यू गिवन है, एक वैल्यू गिवन है 5 kg और एक वैल्यू गिवन है आपको 10 kg। इस तरह से कुछ सीन है, और आपसे बोला गया फाइंड आउट द एक्सेलरेशंस ऑफ द ब्लॉक, है ना, आपको ब्लॉक्स के एक्सेलरेशन बताने हैं। तो अब वो कैसे सॉल्व करना चाहिए, एक अच्छे स्टूडेंट को पहले आप क्वेश्चन नोट करो, फिर मैं आपको इसी में सॉल्व करके बता दूं कैसे सॉल्व करना चाहिए। तो देखो सबसे पहले यहां पर आपको समझ में आना चाहिए, ये 300 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, तो अगर पुली पर 300 लग रहा है तो पुली ने अपने लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया था। ये वैसी ही बात है कि पुली पे ऊपर लगता था 2T, तो लेफ्ट हैंड साइड पे होता था T और राइट हैंड साइड पे भी होता था T। क्लियर है ये चीज। तो अगर यहाँ 300 है तो यहाँ जो फोर्स अप्लाई हुआ होगा वो हुआ होगा 150, और यहाँ भी हुआ होगा 150 ऐसे, फिर यहाँ पर भी ऐसे 150। क्लियर। अब पुली को काट दो, स्ट्रिंग को काट दो, ये हर बार मैं बोलता रहता हूं आपको, ऐसे कट कर दिया। अब सोचो ये सब हो गया, इस पुली पर ध्यान दो, अब सेकंड वाली, इस पुली पर अगर ऊपर 150 लग रहा है तो यहां कितना लगा होगा, सोचो जल्दी से, क्या उसका हाफ 75 न्यूटन और 75 न्यूटन इस तरह से। क्लियर है, बस अब तो कुछ भी नहीं। अब स्मॉल एम को देखो, स्मॉल एम मास पर नीचे कितना फोर्स लग रहा होगा, वेट कितना है इसका 5, तो नीचे लग रहा है 50 न्यूटन और ऊपर लग रहा है 75 न्यूटन। क्या ये ब्लॉक चलेगा, जाहिर सी बात इसको चलना पड़ेगा क्योंकि अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स ज्यादा है, देन इट्स एक्सेलरेशन विल बी 75 - 50 इज इक्वल टू 5 × a, तो a इज इक्वल टू हो जाएगा
25/5, that is 5 meter per second square. Answer. This is the acceleration of smaller block. हेवी ब्लॉक की बात करते हैं जिसका मास 10 kg है, तो 10 kg पे नीचे कितना लग रहा है 100 न्यूटन, ऊपर कितना लग रहा है 75। क्या इस ब्लॉक में एक्सेलरेशन आएगा? नहीं, ऊपर डायरेक्ट चलेगा ही नहीं ब्लॉक, एक्सेलरेशन की बात है, क्योंकि ऊपर जो पुलिंग फोर्स है वो 75 है और नीचे जो फोर्स है वो 100, तो ये ब्लॉक अपनी जगह से डिस्प्लेस नहीं होगा। तो इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन क्या होगा? इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन होगा 0। दिस इज द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक। तो ऐसे क्वेश्चन में कुछ भी नहीं, डरने की जरूरत नहीं कि सर 2 पुली आ गई, 2 ब्लॉक आ गए, फोर्स लगा दी, अरे कितनी भी आ जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, चलो स्क्रीन टॉप से नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे हम HCV का, और आप इसको एक क्वेश्चन की तरह मत लो, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। आज के लेक्चर में यही डिस्कस कराऊंगा और ढंग से डिस्कस कराऊंगा कि बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, इस पर कई सारे क्वेश्चन बनते हैं, तो आप इसे एज अ क्वेश्चन मत लो, एज अ कॉन्सेप्ट लो, है ना। मैं क्वेश्चन बोल देता हूँ, जिनके पास HCV नहीं है, जिनके पास है वो रीड करो। क्वेश्चन नंबर 39, पेज नंबर है मेरी बुक में 82। A man of, जिनके पास नहीं वो नोट कर लो। A man of 60 kg standing on a light weighing machine kept in a box of 30 kg. The box is hanging from a pulley fixed to the ceiling through a light rope, the other end of which is held by the man himself. If the man manages to keep the box at the rest, what is the weight shown by the machine? फिर नेक्स्ट लाइन में नोट करना, what force should he exert on the rope to get his correct weight on the machine? एक बार मैं क्वेश्चन रिपीट कर देता हूँ, जल्दी सुन लो, कोई रह गया हो तो उसको नोट कर लेना। A man of mass 60 kg standing on a light weighing machine kept in a box of mass 30 kg. The box is hanging from a pulley fixed to the ceiling through a light rope. The other end of the ceiling, other end of which is held by the man himself. The man manages to keep the box at rest. What is the weight shown by the machine? What force should he exert on the rope to get his correct weight on the machine? है ना, डायग्राम में बना देता हूँ। इस तरह से, और आंसर्स क्या क्या दिए हुए हैं पहले लिख देता हूँ। 39 का आंसर अपना एक 15 और एक 1800, 15 kg और 1800, और आपको आंसर्स आपके जो हैं वो 15 kg एंड 1800 न्यूटन, ये आंसर है। और आपको वेट क्या दिया हुआ? मैन का वेट, मास ऑफ मैन ये दिया हुआ था 60 kg एंड मास ऑफ प्लेटफॉर्म 30 kg। तो अब ऐसे जितने भी क्वेश्चंस होंगे इनके लिए आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले आप फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। किसके? देखो, अगर पर्सन इसको ऐसे पकड़े हुए है तो ऐसा तो है नहीं बिल्कुल लाइटली, इसको पकड़ टाइटली होल्ड किए है। अब जब टाइटली होल्ड किए इस चीज को ऐसे पकड़ के रखा हुआ है तो फोर्स लगा रहा होगा। अब जब फोर्स लगाएगा तो यहां पर क्या आएगा? टी, यहां पर भी क्या आया होगा? टी, यहां भी क्या क्रिएट हुई होगी? टेंशन, ऐसे टी और टी।
इस तरह से रहा होगा। अच्छा, हम सबसे पहले फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। मान लो पर्सन का बनाना चाहते हो, मैन का, तो मैन के ऊपर देखा जाए तो मैन इस तरह से है, ऊपर फोर्स लग रहा है T और इसका खुद का वेट लग रहा होगा नीचे mg। और कोई फोर्स फील करो, हाँ एक और फोर्स लगेगा, क्योंकि देखो अगर मैन एक स्ट्रिंग को पकड़ के ऐसे लटका हुआ है तो ये बात तो कंफर्म है ये अपना पूरा वेट प्लेटफॉर्म पे ट्रांसफर नहीं कर पा रहा। तो अगर मैं ऐसे खड़ा हो जाऊं इस प्लेटफॉर्म पर तो मेरा पूरा वेट इस प्लेटफॉर्म पे लग रहा होगा, मैं इस पे लगाऊंगा mg, प्लेटफॉर्म उस पे लगाएगा नॉर्मल, ठीक। बट अगर मैं एक स्ट्रिंग की हेल्प से इस पर थोड़ा सा मैं अपना वेट ऐसे पुल करूं और प्लेटफॉर्म को भी टच कर रहा हूं, ऐसे पकड़े हुआ हूं, तो क्या मेरा पूरा वेट प्लेटफॉर्म पे लग पाएगा? नहीं। इसका मतलब मैं अपना पूरा वेट प्लेटफॉर्म पे नहीं लगा रहा हूं, लेकिन कुछ तो लगा रहा हूं ना, कुछ पार्ट, तो उसके अगेंस्ट में ये प्लेटफॉर्म मुझ पे क्या लगाएगा? नॉर्मल रिएक्शन। तो ऊपर की साइड क्या लगा? एक और नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है ये चीज, ओके। अब फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ प्लेटफॉर्म का। तो अगर हम प्लेटफॉर्म का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो प्लेटफॉर्म कुछ अपना इस टाइप से है, ऐसे बॉक्स है, ये अपना बॉक्स हो गया। इस बॉक्स को ध्यान से देखें तो ऊपर लग रहा है T, बॉक्स पे खुद का वेट लगेगा 300 न्यूटन, ये अपना कितना हो जाएगा 600। और प्लेटफॉर्म पे क्या लगेगा फील करें, ये फोर्स जो N आया, मैं बार बार बोल रहा हूं, ये फोर्स N किसने लगाया? प्लेटफॉर्म ने मैन पर। तो इसका मतलब मैन ने भी प्लेटफॉर्म क्या बताया था, एक बॉडी के ऊपर दूसरे बॉडी का क्या आता है, नॉर्मल या वेट? नॉर्मल। तो इस प्लेटफॉर्म पर एक और फोर्स लगा होगा, दैट इज नॉर्मल रिएक्शन। क्लियर मेरी बात? ओके। अब बस अगर ये सिस्टम रेस्ट पर इक्विलिब्रियम में, उसने बोला ना अभी ये कैसे भी करके अपने पूरे सिस्टम को रेस्ट पे किया हुआ है। अगर रेस्ट पे किया हुआ है इसका मतलब हम लिख सकते हैं N प्लस T इज इक्वल टू 600, और यहां क्या लिख सकते हैं, T इज इक्वल टू N प्लस 300। तो आप देख रहे हो कि यहां से किसी का भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, अपने को क्या चाहिए, नॉर्मल रिएक्शन। तो आप एक काम करो, मैं इसको कहां लिख दूं, यहां लिख देता हूं। आप यहां से T का वैल्यू उठा के यहां सब्स्टिट्यूट कर दो, तो इस इक्वेशन 1 से फ्रॉम 1 क्या हो जाएगा, N प्लस T का वैल्यू क्या हो गया, N प्लस 300 इज इक्वल टू 600। तो 2N इज इक्वल टू क्या आ गया, 2N इज इक्वल टू आ गया 300, तो N इज इक्वल टू क्या आ गया 150। अगर अच्छा मैंने कैसे कहा था, वेइंग मशीन पर जब हम खड़े होते हैं तो वेइंग मशीन किसका रीडिंग देती है, नॉर्मल रिएक्शन का। तो नॉर्मल रिएक्शन का रीडिंग कितना है, 150 kg। मतलब रीडिंग ऑफ वेइंग मशीन मशीन 150 न्यूटन का मतलब है 15 kg। ये बात तो समझ में आती होगी ना, 150 न्यूटन, ये क्या है उसका पूरा वेट, किसका वैल्यू दिया है, mg का, और हमें क्या निकालना है उसका, सिर्फ मास। तो अगर मुझे वेट से सिर्फ मास निकालना है तो g से डिवाइड करना पड़ेगा, दैट इज 15 kg। तो ये इसका आंसर हो गया। क्लियर है? आप अच्छे से डायग्राम को देखो, ये पहले पार्ट का आंसर है, अभी एक पार्ट करना और बाकी है, ठीक है। चलो इसे नोट करो, फिर सेकंड पार्ट कराता हूं। अब उसने क्या बोला इस पर, उसने बोला कि किसी भी तरह से इसको ऐसे पकड़ के, अभी तो रेस्ट पे था तो वेट कितना दिखा रहा था 15 kg, बट उसने कहा नहीं अब मुझे ऐसा नहीं चाहिए। मैंने कहा सिस्टम भले ही रेस्ट पे ना रहे बट मुझे रीडिंग करेक्ट चाहिए। मतलब मुझे रीडिंग कितनी चाहिए, अगर पर्सन का वेट 60 kg है तो इसकी रीडिंग आनी चाहिए थी 600 न्यूटन। इसने कहा मुझे 600 न्यूटन चाहिए, चाहे आप जियो मरो, चाहे प्लेटफॉर्म को ऊपर लेके आओ चाहे नीचे लेके आओ। पर्सन ने कहा ठीक है मैं करेक्ट रीडिंग देता हूं। सोचो अभी रीडिंग कितनी आ रही है, रियल वेट से कम, ज्यादा, कम। तो अगर प्लेटफॉर्म को ऊपर की तरफ
याद है लिफ्ट को, अगर ध्यान रखो थोड़ा, इसीलिए बोलो कॉन्सेप्ट समझो आप। क्वेश्चन तो देखो यहाँ पर आ गया, कहीं और भी आ जाएगा। लिफ्ट में जब हम वेइंग मशीन रखते थे और उस पर खड़े होते थे तो रीडिंग कब ज्यादा आती थी? रियल वेट से रीडिंग कब ज्यादा आती? जब आप ऊपर जाते थे, क्योंकि जब आप ऊपर जाओगे तो एक सूडो फोर्स लगता था नीचे, और सूडो फोर्स नीचे लगेगा तो जाहिर सी बात है रीडिंग आपकी इंक्रीज होगी। देखो वेइंग मशीन क्या दिखाएगी? वेइंग मशीन दिखाएगी इस पे नीचे लगने वाले फोर्स के अगेंस्ट नॉर्मल। अभी ये पर्सन खड़ा हुआ था बेचारा स्ट्रिंग पकड़ के, तो 15 kg की रीडिंग दिखा रहा था। अब मैंने कहा अगर मैं इस लिफ्ट को ऊपर चला दूं प्लेटफॉर्म को, तो नीचे क्या लगेगा? जो अभी इसका 15 kg लग रहा है वो तो लगेगा, साथ में सूडो फोर्स भी लगेगा। तो सूडो फोर्स लगेगा, इस 15 kg में सूडो फोर्स ऐड होगा, तो शायद ये 60 kg का रीडिंग दिखाने लगे। तो ये बात तो कंफर्म हो गई कि इस सिस्टम को कहां चलाना पड़ेगा? ए एक्सेलरेशन से ऊपर। तो हमने जब ए एक्सेलरेशन से ऊपर चलाया, अब वो कितना होगा वो तो अभी हमें नहीं पता, तो हमने मान लिया ए एक्सेलरेशन से। उस पर्टिकुलर केस में पर्सन के ऊपर देखें क्या क्या सिचुएशन होगी। ये हमारा पर्सन हो गया, पर्सन पे ऐसे फोर्स लग रहा था ऊपर की साइड T, और नीचे इसका कितना वेट लग रहा है? नीचे लग रहा है वेट 600। ऊपर की तरफ लग रहा है एक नॉर्मल रिएक्शन। हाँ, ये बात अब कंफर्म हो गई कि इस नॉर्मल रिएक्शन का वैल्यू किससे मैच कर जाएगा? 600 न्यूटन से, क्योंकि तभी वेइंग मशीन एक्चुअल रीडिंग दिखा सकती है। ये बात तो हमें फील आती है ना। ये एन जो है वो वेइंग मशीन की रीडिंग है, और उसने बोला एक्चुअल रीडिंग हो, तो हम समझ गए कि अगर एक्चुअल रीडिंग होनी तो एन का वैल्यू क्या होना चाहिए? 600। तो ऐसा करने के लिए मुझे क्या इस सिस्टम को ऊपर चलाना पड़ा था, ऐसे। क्लियर है? तो इसकी इक्वेशन अब इस समय क्या बनेगी? इस टाइम इक्वेशन बनेगी n प्लस टी माइनस 600 इज इक्वल टू 60 इंटू ए। ये इक्वेशन बनेगी इस बार, ठीक है। और इस n का वैल्यू क्या हो जाएगा? इस n का वैल्यू 600 है। अब इसी तरह से प्लेटफॉर्म के बारे में सोचो। ये हमारा जो प्लेटफॉर्म है, इस प्लेटफॉर्म पर खुद का वेट तो लग रहा है नीचे 300, ऊपर लग रहा है प्लेटफॉर्म पर T, और ये प्लेटफॉर्म भी कहां जाएगा? ऊपर ही जाएगा जब ऐसे खींचा जाएगा। तो इस प्लेटफॉर्म पे और कोई फोर्स? हाँ, एक और फोर्स लगेगा, दैट इज n, और इस टाइम n का वैल्यू है 600। तो इस टाइम इक्वेशन क्या बनेगी? t माइनस 900 इज इक्वल टू 30 इंटू ए। ठीक, अब जब n का वैल्यू यहां रखोगे तो यहां से t का वैल्यू आ जाएगा t इज इक्वल टू 60a। दिस इज द इक्वेशन 1। अब ये वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट करो तो क्या हो जाएगा? 60a माइनस 900 इज इक्वल टू 30a। तो a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 900 अपॉन 30, तो इससे आ गया 30 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर है चीज? ओके, तो ये a का वैल्यू आ गया। अब बस a का वैल्यू आ गया, यहां रख दो, तो t कितना हो जाएगा? t इज इक्वल टू हो जाएगा 60 इंटू 30, दैट इज 1800 न्यूटन। मतलब अगर आपको सही रीडिंग देखनी है इस पर्सन को अपनी वेइंग मशीन, बस ये चाहता है सही रीडिंग हो, तो इस स्ट्रिंग को 1800 न्यूटन के फोर्स से पुल करना पड़ेगा, जिससे ये इसकी करेक्ट रीडिंग देख पाए, है ना। अदरवाइज ऐसा होना पॉसिबल ही नहीं है कि वो करेक्ट रीडिंग देख पाए। अगर नहीं अप्लाई करेगा, रेस्ट पर रहना चाहेगा तो रीडिंग दिखाए 15 kg, और अगर सही रीडिंग देखना चाहता है देन इट हैव, जो पर्सन है अपना, इसे कम से कम 1800 न्यूटन का फोर्स लगाना पड़ेगा। जब ये इतना फोर्स लगाएगा तब जाके उसकी रीडिंग एक्चुअल रीडिंग को रिप्रेजेंट करेगी, ठीक है। चलो, तो अब आप एक क्वेश्चन खुद से भी सॉल्व करें। जिनके पास HCB है वो क्वेश्चन नंबर 42 एक बार अटेम्प्ट करना आप, है ना, आपको थोड़ा मजा आएगा। कॉन्सेप्ट चले, मैं फिर बोल रहा हूँ, अगर सही से किया है तो कॉपी पेन की भी जरूरत नहीं, और कोई सॉल्यूशन नहीं देखेगा, है ना। मैं फिर बोल रहा हूँ, इसके ये जो सॉल्यूशन कर रहा हूँ ना, बुक में देखोगे कि अगर सॉल्यूशन किसी के पास हो तो आप इसके सॉल्यूशंस देखना, एक एक पेज के सॉल्यूशन बना रखे हैं। ये तो मैंने एक्सप्लेन करना था इसलिए इतना समझाया, वरना अब देखो तो 5-6 लाइन में हो जाता है। सॉल्यूशन देखोगे तो पता नहीं क्या करते रहेंगे वो, इसलिए हर सॉल्यूशन खुद से बनाने का ट्राई करो, ठीक। मैं इसको और भी तरीके से कर सकता हूँ, बट अभी उतना टाइम है नहीं, है ना। मैं आपको आगे चल के जब और कॉन्सेप्ट सीखेंगे तो इसी मिक्स कर करके आपको अलग अलग तरीके से करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो आप सॉल्यूशन खुद से बनाएं। क्वेश्चन नंबर 42 सॉल्व करना आपको असाइनमेंट है, जिनके पास नहीं उनके लिए मैं बोल देता हूँ क्वेश्चन। अ ब्लॉक इज केप्ट ऑन द फ्लोर ऑफ एन एलिवेटर एट रेस्ट। द एलिवेटर स्टार्ट डिसेंडिंग with an acceleration of 12 meter per second square
फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ब्लॉक ड्यूरिंग द फर्स्ट 0.2 सेकेंड आफ्टर द स्टार्ट, टेक g इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व करना, और अगर क्वेश्चन नंबर 40 भी कर सकते हैं तो 40 भी कर लेना। ठीक है, चलो इसके आगे नेक्स्ट नंबर देखेंगे।